जब हमारे एक डबल बॉन्ड होता है, दो डबल बॉन्ड होते हैं, तीन डबल बॉन्ड होते हैं, तो ऐसे केस में आप नाम बना सकते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं वो नाम जिनमें हमारा एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, जिनमें हमारा एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है और एक हमारा डबल बॉन्ड भी होता है, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी होगा और एक डबल बॉन्ड भी होगा। अब सीधा एक बात याद रखिए, जो मैं बोलता हूँ उसे आप सीधा नोट भी कर सकते हैं। जिधर से बड़ा बॉन्ड पास पड़ेगा काउंटिंग उधर से होगी, बट नाम लिखते दौरान डबल बॉन्ड का पहले लिखा जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड का बाद में। काउंटिंग बड़े बॉन्ड के अनुसार लिखा जाएगा छोटे का पहला नाम, छोटे बॉन्ड का पहले नाम लिखा जाएगा। बॉन्ड काउंटिंग हमेशा कौन कराएगा? बड़ा बॉन्ड, जिधर से वो पास पड़ेगा। अब बड़ा बॉन्ड है ट्रिपल, डबल बॉन्ड है छोटा, जिधर से बड़ा बॉन्ड पास पड़ेगा काउंटिंग तो होगी उधर से। तो किधर से? इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। जिधर से बड़ा बॉन्ड पास पड़ेगा, डबल बॉन्ड छोटा बॉन्ड है उसे छोटा कर देते हैं, तो प्रायोरिटी किसे दी जाती है? पहले प्राथमिकता किसे दी जाती है? बड़े बॉन्ड को। और बड़ा बॉन्ड है ट्रिपल, तो काउंटिंग इधर से होगी, बट पहले लिखा जाएगा कौन? डबल वाला। काउंटिंग बड़ा बॉन्ड करता है, लिखा कौन सा? डबल वाला जाता है। बोलिए कितने? 7 कार्बन के लिए हमारा हेप्ट, पहले लिखा जाएगा डबल। अब डबल कौन से नंबर पे है? 4 पे। 4 पे हमारा ईन है, ईन मतलब 4 पे डबल है, कोमा, क्योंकि ये भी एक प्राइमरी सफिक्स है और अभी हम आइन लिखने वाले हैं, वो भी प्राइमरी सफिक्स है। जब एक ही कैटेगरी में से दो चीज़ हो तो उनके बीच में कोमा और 1 आइन। पहले नंबर पे हमारा क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। समझ गए ना आप? ये हेप्ट 4 इन 1 आइन। रूल क्या है? रूल बोलिए। रूल ये है हमारा कि बड़े बॉन्ड के पास से, बड़े बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा काउंटिंग इधर से होगी, लिखा जाएगा पहले छोटे वाला, ठीक है। तो ये बात याद रख पाएंगे। ट्रिपल और डबल में प्राथमिकता किसे जाती है? ट्रिपल को। बट एक ऐसा केस होता है जिसमें ज़्यादा प्राथमिकता किसे दे दी जाती है? डबल वाले को, यानी कि काउंटिंग की इधर से होती है, डबल वाले से भी हो जाती है। एक ऐसा केस भी है, बाकी सब में यही लगाएंगे आप। वो केस याद रखना होगा आपको। वो केस क्या है हमारा? अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम नंबरिंग पकड़ते हैं, अगर किसी यौगिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम नंबरिंग प्राप्त करते हैं, एक ही संख्या प्राप्त करते हैं, तो ऐसे केस में डबल की साइड से काउंटिंग होती है। जैसे मैं इधर से काउंटिंग करूं तो डबल बॉन्ड कौन से पे है? पहले पे। और मैं इधर से काउंटिंग करूं तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से पे है? पहले पे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से काउंटिंग करने पे एक ही जैसा नंबर प्राप्त करते हैं, तो ऐसे केस में डबल वाला काउंटिंग कराता है। कौन वाला? डबल वाला काउंटिंग कराता है, ट्रिपल वाला नहीं। ये एक स्पेशल केस है। तो 1 2 3 4 5 कौन कराएगा? डबल वाला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पैंट लिखे तो फिर भी कौन जाता है? पहले छोटे वाला ही लिखा जाता है, डबल ही लिखा जाएगा। पैंट 1 इन कोमा 4 पे है ना, 4 आइन। पैंट 1 इन 4 आइन कर लोगे ना आप इसे? ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका एक और एग्जांपल भी हम बना सकते हैं। हम क्या करें, एक सीरीज बना ले पूरी कार्बन की श्रृंखला, डबल यहाँ पे लगा दे और इधर ट्रिपल लगा दे। अब बताइए, इधर से 2 पे है क्या? और इधर से ये भी कितने पे है? 2 पे। जब दोनों बॉन्ड्स डबल और ट्रिपल दोनों साइड से काउंटिंग करने पर एक ही जैसा नंबर प्राप्त करते हैं, तो काउंटिंग कौन कराता है? बड़ा बॉन्ड न करा के छोटा कराने लगता है। तो इधर से ही होगी इसमें भी, ठीक है। तो इसे आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक छोटी सी बात और बताता हूँ आपको, ये मैं बतानी भूल गया, मेरे अभी दिमाग में ही है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CCC, CCC, CCC और C, ये 4 यौगिक है हमारे। चारों के चारों हमारी एल्कीन है। चारों एक है हमारी एल्कीन है। देखिए ध्यान से देखिए, अब इस यौगिक को देखिए आप, इसमें कितने कार्बन है? 2 के लिए मैं क्या यूज़ करूँ? ईथ। अब मैं इधर से करूँ या इधर से करूँ, कितने पे पड़ेगा? ये 1 पे पड़ेगा। क्या वहीं पे पड़ेगा? 1 पे। जब कोई चीज़ फिक्स हो गई है, ये 1 पे ही पड़ेगा, तो मैं 1 को ना लिखूँ तो क्या नुकसान होगा? 2 कार्बन में हमेशा कितने में पड़ेगा? 1 पे। अब जब ये फिक्स है कि 1 पे पड़ेगा, तो हम 1 को लिखते ही नहीं। क्या लिख देते हैं? इन, इथीन। 1 को क्यों नहीं लिखा? 1 को लिख लो, उसका कोई महत्व ही नहीं है, वो फिर भी 1 पे ही रहेगा। इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। अब इस वाले में बताइए, ये क्या है हमारा? प्रोप। अब बताइए इसमें 1 लिखना है या नहीं लिखना है? नहीं, इसमें भी 1 नहीं लिखा जाएगा। ये भी क्या होगा हमारा? प्रोपीन। क्यों? मैं इधर से काउंटिंग करूँ तो ये 1 2 3 पड़ेगा,
ठीक है, ये कितने पे पड़ा 1 पे। अब मैं इधर से तो काउंटिंग कर नहीं सकता, रूल क्या है, काउंटिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर से वो पास पड़ता है, तो काउंटिंग तो उधर से ही होगी। सपोज करो यहाँ पे ना रह के यहाँ पे रहता, यहाँ पे न रह के यहाँ पे रहता, अब काउंटिंग किधर से होती यहाँ पे, तो अब ये कितने पर पड़ता है 1 पे ही, अर्थात ये भी फिक्स है नहीं है। ये स्ट्रक्चर बना लो चाहे ये स्ट्रक्चर बना लो, दोनों स्ट्रक्चर ही क्या है हमारी सेम स्ट्रक्चर है। जब ये सेम स्ट्रक्चर है तो इसकी इससे अलग कोई स्ट्रक्चर संभव नहीं है, इससे अलग इसकी कोई संरचना संभव नहीं है। आप इसे यहाँ लिया होगे तो भी यही बनेगा। जब इसकी इससे अलग कोई संरचना संभव नहीं है तो इसमें भी 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि फिक्स है। बट इसमें इससे एक से ज़्यादा संभावना है। आपने अगर यहाँ पे रखा तो आप इसे बनाएंगे ब्यूट 1इन, अगर आपने इसे यहाँ पे रखा तो आप बनाएंगे ब्यूट 2इन, चाहे इधर से कर लेना चाहे इधर से। एक से ज़्यादा संरचना संभव है। जब किसी यौगिक की एक से ज़्यादा संरचना संभव हो तो ऐसे केस में 1 लिखा जाता है। क्या होता है 1 लिखा जाता है। तो ये होगा ब्यूट 1इन। 1 2 3 4 4 के लिए क्या लगा है ब्यूट, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1इन। ये क्या होगा हमारा पेंट 1इन। अब आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, अगर 3 कार्बन है 3 कार्बन तक 1 नहीं लिखा जाता है, 4 कार्बन या 4 कार्बन से अधिक हो तो 1 लिखा जाता है। 1 कब मेंशन करेंगे, जब हमारा कितना हो 1 से ज़्यादा हो, वो सॉरी 4 से ज़्यादा हो कार्बन की संख्या। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला रूल भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें हमारे फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने बोला अलग से बात करेंगे, जब प्रेफिक्स शामिल होगा ना, जब वो इनका रिलेशन सेटअप होगा तब बताऊंगा। क्या, जब फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एक फंक्शनल ग्रुप पकड़ लेते हैं हम COOH, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड। क्या होता है ओइक एसिड। मैं आपको ये श्रेणी पूरी लिखवा दूंगा कि किसके लिए क्या लगता है, पहले आप देख लीजिए। COOH पहला रूल, सबसे पहला रूल, अगर किसी यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, कौन से क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो काउंटिंग हमेशा उधर से होगी जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा, एक रूल। दूसरा, जिस यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, अगर उस यौगिक के क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो, मतलब क्रियात्मक समूह के अंदर भी कार्बन हो, तो क्रियात्मक समूह का कार्बन भी रूट वर्ड में शामिल किया जाएगा। अर्थात आप ये नहीं बोलेंगे कि 1 2 3 3 कार्बन है तो बस प्रोप, कितने कार्बन है 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाएंगे। 2 रूल है। क्या, फंक्शनल ग्रुप अगर होता है तो फंक्शनल ग्रुप की साइड से काउंटिंग करते हैं, दूसरा दूसरा रूल क्या है हमारा, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो कार्बन भी काउंटिंग में शामिल होगा। तो बताइए नंबरिंग क्या होगी हमारी 1 2 3 एंड 4। 4 के लिए मैं क्या लगाऊंगा ब्यूट, ठीक है। सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कैसे है सिंगल, तो मैं लगाऊंगा एन। अगला नियम, जब भी प्राइमरी सफिक्स से सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ना हो, जब भी प्राइमरी सफिक्स से सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ना हो, प्राइमरी सफिक्स का मतलब है हमारा एन इन आइन, यानी कि जो यहाँ पे लिखा है एन। अब इससे मुझे क्या जोड़ना है सेकेंडरी सफिक्स को, अर्थात क्रियात्मक समूह का नाम जोड़ना है। जब भी क्रियात्मक समूह का नाम जोड़ते हैं किससे, प्राइमरी सफिक्स से जुड़ता है, तो जब भी प्राइमरी सफिक्स का नाम सेकेंडरी सफिक्स से जुड़ता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटा दिया जाता है, अर्थात एन इन आइन का ई हटा दिया जाएगा अगर क्रियात्मक समूह का नाम जोड़ना होगा। तो मैं इसका ई हटा देता हूं और क्या लगा देता हूं ओइक एसिड। क्या लगता है SOOH के लिए ओइक एसिड। तो ये क्या होगा हमारा ब्यूटानोइक एसिड। अब एक और बात, जैसे हमारे किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह भी है, डबल बॉन्ड भी है, और सपोज कीजिए उसमें हमारा क्या है ट्रिपल बॉन्ड भी है, चाहे प्रेफिक्स भी हो। अभी प्रेफिक्स सीखा नहीं है, प्रेफिक्स सीखने के बाद, अर्थात किसी एक यौगिक में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, प्रेफिक्स भी है, क्रियात्मक समूह भी है, सबके सब है। तो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से चालू होती है। तो सेम किसका नियम है क्रियात्मक समूह का, जहाँ हम बैठ जाते हैं नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। अर्थात जहाँ भी क्रियात्मक समूह होगा है वहीं से काउंटिंग करोगे, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो। सबके रूल भूल जाओगे कि डबल ये बोलेगा मैं कराऊंगा, ट्रिपल बोलेगा कि मैं कराऊंगा, नहीं भाई कोई नहीं कराने का। क्रियात्मक समूह काउंटिंग कराता है हमेशा। कौन कराता है, क्रियात्मक समूह। समझ गए ना आप, क्रियात्मक समूह हमेशा काउंटिंग कराएगा, जहाँ से वो पास पड़ेगा वहीं से काउंटिंग होगी। तो बोलिए क्या 1 2 3 4 5। 5 के लिए मैं क्या लिखूँ, 5 के लिए क्या लगाता हूँ मैं पेंट। अब बताइए पहले कौन सा बॉन्ड लिखा जाता है, पहले बॉन्ड लिखा जाता है छोटे वाला। छोटे वाला कौन है मेरा डबल, कौन से नंबर पे है दूसरे पे, पेंट 2 इन।
ठीक है। अब कौन सा, चौथे पे हमारा कौन है, ट्रिपल बॉन्ड, कोमा। तीसरे पे कौन है हमारा, वो सॉरी फोर्थ पे कौन है हमारा, YNE। चौथे पे कौन है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड, उसके लिए Y नहीं लगाते हैं। अब मुझे क्या जोड़ना होगा, अब मुझे जोड़ना होगा COOH का नाम। सबसे पहले कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी है जितने भी है उनकी सबकी संख्या, उनका स्थान, सब कुछ, और उसके बाद क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह है COOH, और इसके लिए हमें E हटाना होगा, ओइक एसिड। अब इन दोनों के ई मत हटा देना, ये भी कभी इसका भी हटा दो और इसका भी, जिससे क्रियात्मक न होगा समूह का नाम जुड़ेगा उसका ही हटेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पेंट 2इन 4 ओइक एसिड। कर लोगे ना आप इसे, ये बहुत ईजी है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीज़ नोट करते हुए चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक बात बता देता हूँ मैं आपको, आप ये मत समझिए कि IUPAC सीखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की है उसमें कन्वर्जन्स आएंगे, क्या आएंगे, अंत्य परिवर्तन, कि फुलाने से फुलाने को कैसे बनाएंगे, फुलाने को फुलाने से कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जब आप उन्हें प्राप्त करोगे ना, तो वहाँ पे नाम ही दिए जाते हैं सबसे पहले। अगर तुम्हें नाम नहीं पता तो स्ट्रक्चर नहीं पता होगी, जब स्ट्रक्चर नहीं पता होगी तो उसे बनाना तो बहुत दूर की बात है, वो बनता कैसे है वो तो मैं सिखाऊंगा। बट आपको अगर यही नहीं पता रहा कि हम बना क्या रहे हैं, उसका नाम क्या है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उससे के लिए हम क्या सीख रहे हैं, उन यौगिक का नामकरण पहले सीख रहे हैं। तो ये समझ लीजिए 100% हिस्सा है ऑर्गेनिक का। अगर आप इसे छोड़ देते हैं और उसके अंदर का सब कुछ सीख देते हैं तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो नाम देगा तब पूछेगा। तो पहले नाम ही पक्के कर लेते हैं। ये बात मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, बट फिर भी अब याद आई तो अभी बोल दी मैंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, इसलिए मैं सिखा भी रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, सब कुछ हो, प्रेफिक्स भी हो, सब कुछ हो, तो ऐसे केस में भी हम नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, चलो कुछ एक दो और देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेफिक्स रूट वर्ड की तरफ ले जाना पेरेंट चेन की तरफ ले जाना चाहता हूँ मैं आपको। मैं सोच रहा था कोई रूल अच्छे से दिमाग में आ जाए। पेरेंट चेन, मुख्य श्रृंखला, क्या है हमारी पेरेंट चेन, यानी कि मुख्य श्रृंखला। इसकी परिभाषा लिखिए एक बार, आप नोट कीजिए। डेफिनेशन क्या है, कार्बन की वह लंबी से लंबी श्रृंखला, नोट कीजिए, कार्बन की वह लंबी से लंबी श्रृंखला, कार्बन की वह लंबी से लंबी श्रृंखला जिसमें अधिक से अधिक डबल बॉन्ड द्विबंध, जिसमें अधिक से अधिक डबल बॉन्ड कोमा ट्रिपल बॉन्ड कोमा तथा क्रियात्मक समूह शामिल हो, तथा क्रियात्मक समूह शामिल हो। देखिए, पेरेंट चेन मुख्य श्रृंखला, पहले एक बात मैं अलग से बताता हूँ। पेरेंट चेन को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, एक अलग से बात बताता हूँ। जैसे हमारा ये यौगिक है और मुझे इसका नामकरण करना है। क्या करना है, नामकरण। अब इसमें काउंटिंग करने के रास्ते हैं। क्या काउंटिंग करने के रास्ते हैं हमारे पास में। मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6। पहला रास्ता है हम 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला चुन लें। दूसरा रास्ता क्या है हमारा, 1 2 3 4 और 5। एक रास्ता ये है। एक चेन आ रही है हमारी 6 कार्बन की, एक चेन आ रही है हमारी 5 कार्बन की। अगर मैं 1 2 3 4 कर लूँ तो एक आ रही है हमारी 4 कार्बन की। ठीक है, कोई और भी संभावना अगर हमारे पास में है तो उसे भी हम निकाल लेते हैं। अगर किसी श्रृंखला में एक से ज़्यादा संभावना हो काउंटिंग करने की, तो वो वाली चेन सिलेक्ट की जाती है जिसमें अधिक से अधिक कार्बन होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, हमारे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होते हैं। और लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे। अब इसमें 4 वाली तो हम बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, 5 वाली बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करेंगे। सबसे बड़ी चेन कौन सी है हमारी, 6 वाली। कौन सी वाली है हमारी, 6 वाली। ये तो है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन ही हमारी क्या होती है, पेरेंट चेन होती है। कार्बन की वह लंबी से लंबी श्रृंखला, यानी कि एक भाग तो आपको पता लग गया, ये तो आप समझ आ गए। उससे आगे का भी समझाऊंगा। कार्बन की वह लंबी से लंबी श्रृंखला जिसमें अधिक से अधिक कार्बन शामिल हो, जिसमें अधिक से अधिक कार्बन शामिल हो, अर्थात वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है आपको जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगे, इसे आप छोड़ दोगे। अब जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला आप निकाल लोगे, उस श्रृंखला से अगर कोई बाहर चला गया
उस श्रृंखला से अगर कोई भी बाहर चला गया, जैसे कौन निकल गया, ये वाला कार्बन बाहर निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्रेफिक्स। क्या बन जाएगा हमारा प्रेफिक्स। हम जब कार्बन की चेन सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है, सबसे बड़े साइज की होती है कार्बन की, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो भी उससे बाहर निकलेगा वही ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा, प्रेफिक्स। उसका नाम कैसे लिखेंगे वो अलग से सीखेंगे। तो ये क्या है हमारा प्रेफिक्स। तो सबसे लंबी चेन कौन सिलेक्ट होगी, ये वाली। पहले मैं चेन सिलेक्ट करना सिखा रहा हूँ, नाम बाद में लिखेंगे, पहले चेन सिलेक्ट करना सीख रहे हैं हम। चलो और देखते हैं। जैसे हमारे पास में है सी 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 सी, ठीक है। अब आप इसमें चेन सिलेक्ट कीजिए। क्या करते हैं, इसमें एक चेन सिलेक्ट कीजिए कि आप किसे सिलेक्ट करते हैं। चलो ये यहाँ पे कर लेते हैं, एक और बढ़ा लेता हूँ मैं इसमें। चलो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो कितनी की आ रही है हमारी, 8 कार्बन की। 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने की आ रही है हमारी, 7 कार्बन की। 1 2 3 4 5 6, ये कितने की आ रही है हमारी, 6 कार्बन की। ठीक है। सबसे लंबी कौन सी है, स्टेट वाली, कितने है उसमें, 8। तो आप बोलोगे ये वाली हमारी पेरेंट चेन है, मुख्य श्रृंखला है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, उसमें लिखवाया गया है मुख्य श्रृंखला पेरेंट चेन कार्बन की वह लंबी से लंबी श्रृंखला होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह शामिल हो। अर्थात मुख्य श्रृंखला जब भी हम चूज करेंगे उसमें डबल बॉन्ड अगर नहीं शामिल किया तो मुख्य श्रृंखला नहीं हो सकती। मुख्य श्रृंखला होने के लिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर उसमें है तो उन्हें शामिल करेंगे तब मुख्य श्रृंखला बनेगी, चाहे उसका आकार छोटा ही क्यों न पड़ जाए, चाहे उस श्रृंखला का आकार छोटा ही क्यों न पड़ जाए, परंतु उसके वे कार्बन, वो वाला डबल बॉन्ड भी शामिल करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास में क्या क्या संभावना है। जब हमारे पास में डबल बॉन्ड है तो ये तो शामिल करना पड़ेगा हर हाल में। जब ये शामिल करना पड़ेगा या तो ये वाली चेन सिलेक्ट होगी या ये वाली चेन सिलेक्ट होगी, दो में से कोई सी एक होगी। अब स्टेट वाली तो बिल्कुल नहीं होनी। बिल्कुल क्यों नहीं होनी, क्योंकि मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह शामिल होने चाहिए। जब ये शामिल होने चाहिए तो शामिल ही नहीं किया हमने। जब हमने शामिल नहीं किया तो फिर वो मुख्य श्रृंखला नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 2 3 4 5 6, ये वाली 6 वाली भी छूट गई है क्योंकि इसमें शामिल है। तो एक 6 वाली है, एक 7 वाली है। तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड भी शामिल होगा तो बड़े वाली ले लेंगे ना हम, कौन सी, 7 कार्बन वाली। अब इधर से आऊँ 7 के लिए, इधर से जाऊँ, इधर से डबल बॉन्ड पड़ेगा यहाँ पे दूर और इधर से डबल बॉन्ड पड़ेगा पहले नंबर पे। तो किधर से जाना चाहिए मुझे, किधर से जाना चाहिए, इधर से। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये क्या है मेरी, ये क्या है मेरी मुख्य श्रृंखला। और जो मुख्य श्रृंखला से बाहर हो गया है ये क्या है हमारा प्रेफिक्स, जिसका नाम होगा प्रोपाइल। क्या नाम होगा इसका, 3 कार्बन है ना प्रोप, और YL हम अपनी साइड से लगाएंगे। ये सीखेंगे हम ये कैसे लगते हैं। तो मुख्य श्रृंखला आकार में छोटे ही क्यों ना पड़ जाए परंतु डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उसमें शामिल होना आवश्यक होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो एक दो और देख लेते हैं। देखिए ये एक चेन है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है। अब सीधी सी बात है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी होगी, बड़ी से बड़ी लेनी होगी, परंतु उसमें डबल ट्रिपल शामिल होने चाहिए। अब डबल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि ये दोनों इससे तो ऑटोमेटिक काउंट हो गए। चाहे ये वाली तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो छूट जाएगा। ये वाली नहीं ले सकते क्योंकि ये भी छूट जाएगा, ये भी, इससे तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। यानी कि ये वाले शामिल होने चाहिए। और ये शामिल कैसे होंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने पे है, 1 2 3 4 5 6। इधर से आऊँ मैं तो इधर से भी वैसे 1 2 3 4 5 6 ही होगा, पर यहाँ पे क्या होगा, एक रूल लगाया जाएगा। देखिए कैसे लगेगा, 1 2 3 4 5 6। अब इधर से देखने पर आपको दिख रहा हो, अब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ सी हो गई है। देखिए ये वाला 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पहले पे है और 5वें पे है, कितना समाएगा, 6 आएगा ना। इधर से देखो तो पहले पे है और 5वें पे है, इधर से भी सम कितना आएगा, पहले और 5वें पे है, 6 आएगा ना। जब दोनों साइड से सम सेम आता है तो कोई सी साइड से भी काउंटिंग कर लेते हैं।
बट मेरा मानना ये है कि यहाँ पे आपको प्रेफिक्स को एडवांटेज देनी चाहिए, प्रेफिक्स जिस साइड से पास पड़ रहा है। अब चेन तो ये वाली सिलेक्ट कर लो, चाहे ये वाली, सम रूल के अकॉर्डिंग दोनों ही बराबर है। बट अगर आप इधर से जाते हैं 1 2 3, तो ये प्रेफिक्स कौन से नंबर पर पड़ता है, 3 पे, और ये इधर से 1 2 3 4, ये कौन से नंबर पे पड़ता है, 4 पे। तो प्रेफिक्स को भी कम से कम नंबर मिले, इस प्रकार फ़ायदा उठाएंगे। वैसे तो डबल बॉन्ड की कंपैरिजन हम प्रेफिक्स के साथ नहीं करते, डबल बॉन्ड हमेशा बड़ा माना जाता है, उसकी अकॉर्डिंग काउंटिंग होती है, प्रेफिक्स छोटा माना जाता है, पर दोनों ही साइड से काउंटिंग करने का मौका है। तो ऐसे केस में हम डबल से प्रेफिक्स को क्या दे लेंगे, प्रेफिक्स को छोटा नंबर दे लेंगे। तो कौन सी काउंटिंग होगी हमारी, ये वाली मैं मिटा देता हूँ। कौन से वाली होगी हमारी काउंटिंग, हमारी होगी ऊपर वाली, ठीक है। चलो कौन से वाली, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है, दिस इज मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, दिस इज हेक्साइल। तो ये मिथाइल, ये हेक्साइल मिथाइल, नंबरिंग कर लेंगे इनकी और उस प्रकार इनका नाम लिखेंगे। मैंने आपको अभी केवल ये सिखाया कि पेरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, हाउ टू सिलेक्ट द पेरेंट चेन, वो वाला पार्ट सीख रहे हैं बस अभी। तो हम नाम इनका अभी सीखेंगे, क्योंकि प्रेफिक्स का नाम, प्रेफिक्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो समझ गए ना, हमेशा कार्बन की लंबी से लंबी लेनी है, और उस लंबी से लंबी में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड भी अगर है तो वो भी शामिल करना पड़ेगा, अगर क्रियात्मक समूह है तो उसे तो जरूरी शामिल करना पड़ेगा, मतलब जरूरी है, ये डबल ट्रिपल भी सभी जरूरी ही है। जैसे लास्ट देख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह लगा देता हूँ COOH। अब क्रियात्मक समूह तो सेंस होता है, तो काउंटिंग यहाँ से चालू होगी, ये तो पता लग गया, जाएगी किधर को वो डिपेंड करता है आगे कैसा रास्ता है हमारा, ठीक है। चलो देखिए, काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, क्रियात्मक समूह है। अब 1 से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 की, ये भी 8 की, पर जाना किस में पड़ेगा, इसे भी जरूर शामिल करना पड़ेगा, इसे भी जरूर शामिल करना पड़ेगा, तो कोई संभावना ही नहीं बची, ऐसे जाओगे, ठीक है। तो ये बाहर चले जाएंगे, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज पेंटाइल, ये प्रेफिक्स हो गए, इनके नाम पहले लिखने पड़ेंगे, वो हम सीखेंगे पहले कैसे लिखा जाता है, समझ गए ना आप। क्रियात्मक समूह भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, यहाँ पे चाहे ट्रिपल होता, हमारे यहाँ पे कौन होता, ट्रिपल, तो भी हमें ऐसे ही जाना पड़ता, क्योंकि ये जरूर शामिल करने होते हैं पेरेंट चेन में, और ये जो बाहर निकल जाते हैं ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, हमारे प्रेफिक्स, ठीक है। अब हमारे जो प्रेफिक्स होते हैं, कौन होते हैं हमारे प्रेफिक्स, ये कौन कौन हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, और हमारा एल्काइल ग्रुप पूरा, कौन हमारा पूरा एल्काइल ग्रुप ये कौन है हमारा, फ्लोरो, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एम के लिए हम फ्लोरो, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम क्लोरो, Br के लिए क्या यूज़ करेंगे हम ब्रोमो, I के लिए क्या यूज़ करेंगे हम आयोडो, NO के लिए क्या, NO2 के लिए क्या यूज़ करेंगे नाइट्रो, और ये हमारा पूरा एल्काइल ग्रुप है। अब ये एल्काइल ग्रुप मैंने आपको सिखाया हुआ है, एल्काइल ग्रुप में कौन कौन हो सकता है, CH3, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, CnH2n+1, तो पहला सदस्य है CH3, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, देखिए इसका क्या नाम है, एल्काइल, क्या नाम है इसका, एल्काइल समूह। अब CH3 के क्या लगता है, CH3 में कितने कार्बन है, मीथ, एक कार्बन है, तो क्या लगाएंगे मीथ, और एल्काइल का क्या ले लेंगे YL, तो ये हो जाएगा मिथाइल। अगर C2H5 है, N की वैल्यू 2 रखोगे तो C2H5 आएगा, 2 कार्बन के लिए क्या ईथ, और क्या लेंगे YL, क्योंकि एल्काइल का हिस्सा है। अगर C3H7 है तो क्या ले लेंगे हम प्रोप और YL, ऐसे ही ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल ऐसे ले लेंगे। तो बस कार्बन देखना है आपको और उसका रूट वर्ड के साथ आइल जोड़ देना है, तो ये सारे हमारे किसकी तरह यूज़ हो गए, सारे के सारे प्रेफिक्स की तरह यूज़ हो गए। चलो एक दो देख लेते हैं, एक दो देख लेते हैं प्रेफिक्स में भी कैसे होते हैं। जैसे एक बिल्कुल सिंपल ले लेता हूँ मैं पहले, ये डबल बॉन्ड, चलो पहले सिंपल ले लेते हैं, फ्लोरीन लगा दिया मैंने। काउंटिंग तो कार्बन की होगी, फ्लोरीन की तो होगी नहीं। अब मैं काउंटिंग 1 2 3 4 5, काउंटिंग अगर इधर से करो फ्लोरीन पहले नंबर पे पड़ता है, इधर से करूँ तो फ्लोरीन 5वें पे पड़ेगा। रूल क्या है, प्रेफिक्स जिस साइड से पास पड़ेगा उस साइड से काउंटिंग होगी, प्रेफिक्स जिस साइड से पास पड़ेगा उस साइड से काउंटिंग होगी। तो प्रेफिक्स इस साइड से पड़ रहा है तो क्या 1 फ्लोरो, प्रेफिक्स से रूट वर्ड डायरेक्ट जुड़ता है, स्पेस नहीं देंगे बीच में, पेंट, और सारे बॉन्ड कैसे है सिंगल, तो 1 फ्लोरोपेंटेन। अब ऐसा हो सकता है कि 2 प्रेफिक्स हो,
एक फ्लोरीन हो और एक हमारा कौन हो, क्लोरीन। एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है। अब देखिए अगर एक से ज़्यादा प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स का कैसे पता लगता है, पहले चेन सिलेक्ट कीजिए। 1 2 3 4 5, इधर से कितने पे है, 2 पे, और ये कितने से है, 4 पे। 2 और 4 कितना आ गया हमारा, 6 आ गया सम। इधर से देखिए 1 2 3 4, 2 पे है और 4 पे है, इधर से भी कितना आ गया, 6। दोनों साइड से 6 आ गया तो किधर से भी कर लो। चलो मैं ऊपर से कर देता हूँ। अब एक ये तो है हमारा फ्लोरो, क्या है ये हमारा फ्लोरो, और ये क्या है हमारा क्लोरो। पहले फ्लोरो लिखे या क्लोरो, तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता कि किस साइड से पास पड़ रहा है, कोई ऐसा नहीं है। पहले उसे लिखते हैं जो ABCD में पहले आता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ऑर्डर, ABCD के अनुसार लिखते हैं। C पहले आएगा, F पहले आएगा, C पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो पहले क्लोरो लिखा जाएगा फिर फ्लोरो लिखा जाएगा। तो 4 क्लोरो यानी कि 4 क्लोरो कोमा, 2 प्रेफिक्स है ना, तो एक जैसे जब होते हैं तो उसमें कोमा लगाते हैं बीच में। 4 फ्लोरो, ओ सॉरी 4 क्लोरो, और ये क्या है 2 फ्लोरो। 2 फ्लोरो, कितने कार्बन की चेन है, दोनों प्रेफिक्स यूज हो गए। अब प्रेफिक्स के बाद रूट वर्ड का नंबर कितने, 5 है ना। 5 के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ओ सॉरी 5 के लिए क्या लगाएंगे हम, पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड कैसे है, सिंगल, तो क्या हो जाएगा एन। 4 क्लोरो 2 फ्लोरो पेंटेन हो जाएगा ना। ओके स्टूडेंट्स, ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर एक से ज़्यादा प्रेफिक्स प्रेजेंट हो तो ऐसे केस में नंबरिंग करने के बाद जब उन्हें लिखते हैं तो लिखते दौरान अल्फ़ाबेट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। पहले उसे लिखा जाता है जो ABCD में पहले आएगा, फिर बाद में उसे लिखा जाता है जो बाद में आएगा। चलो जैसे अब देख लेते हैं, अब मैं मिक्स कर देता हूँ। अभी भी हमारा 12th लेवल का चला नहीं है अच्छे से, मतलब बेसिक ही जम रहा है अभी भी, तो थोड़ा ध्यान लगाओ, हो जाएगा। बस 2 दिन की बात और है, फिर उसके बाद कहीं में चलेंगे हम, अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये कार्बन है, कार्बन का मतलब खाली कार्बन नहीं है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो कितने हाइड्रोजन हो गए इसके पास में, 3। और ये है CH3, और CH3 क्या होता है, अभी बताया था मैंने, प्रेफिक्स के अंदर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो ये एक कार्बन वाला मीथ और YL विथ मिथाइल। चलो देख लेते हैं, बताओ काउंटिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट या राइट, कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि लेफ्ट से होगी या राइट से होगी, जल्दी कमेंट कीजिए। अभी लेफ्ट से होगी या राइट से होगी, जल्दी बताइए। मुझे पता है, आपको पता है, फिर भी आपको लिखना है, लेफ्ट या राइट लिख दीजिए। कहाँ से होगी, आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा कहाँ से होगी, राइट से, क्योंकि यहाँ पे कौन है, क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह क्या होता है, सेंसा। 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता ना 7, क्यों, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड छोड़ नहीं सकता ना। 7 और 8, अगर वैसे भी ये 7 की पड़ती वो 8 की है, लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं ना। चलो बताइए कौन कौन बाहर गया है, 2 चीज़ बाहर चली गई है, एक तो ये बाहर चला गया है, एक ये बाहर चला गया है। क्या बताया था मैंने आपको, जो मुख्य श्रृंखला से बाहर चला जाएगा वो प्रेफिक्स, यानी कि 2 प्रेफिक्स है हमारे पास में, और प्रेफिक्स का नाम सबसे पहले प्रेफिक्स का नाम। अब ये तो है मिथाइल, M से, ये है फ्लोरीन, फ्लोरो यानी कि F से, तो मिथाइल का M पहले लिखूँ या फ्लोरो का F पहले लिखूँ, फ्लोरो पहले लिखा जाएगा, मिथाइल बाद में। तो मैं पहले लिख देता हूँ 3 फ्लोरो, ये प्रेफिक्स है, पहले तो ये लिखे जाएंगे, कोमा। 6 मिथाइल, क्या है हमारा, 3 फ्लोरो 6 मिथाइल, कितने कार्बन है, 8, प्रेफिक्स खत्म हुए, रूट वर्ड है हमारा 8 के लिए ऑक्ट। अब इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, एक ट्रिपल भी है, कौन से पहला लिखे जाएगा, डबल वाला, 7 पे, 7 इन, क्या है हमारे, 7 इन, 3 फ्लोरो 6 मिथाइल ऑक्ट 7 इन, कोमा। 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है अभी, तो 4 आइन, डबल बॉन्ड पहले, ट्रिपल बॉन्ड बाद में, आइन। उसके बाद क्रियात्मक समूह है ओइक एसिड, ई हटाएगा, और COOH के लिए ओइक एसिड। देख लीजिए, ये वाले कर लोगे ना आप। अभी स्टूडेंट्स आपका वैसे IUPAC के बारे में आपको बता देता हूँ, अगर मैं 10 क्लास भी लूँ ना, 10 क्लास भी IUPAC की, तो भी IUPAC ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा हमारा IUPAC है। बट मैं आपको बता देता हूँ, मैं केवल वही IUPAC आपको कराऊंगा जो आपके 12th में काम आएगा। IUPAC के लिए आपके चैनल पर फॉरएवर केमिस्ट्री क्लासेस पर अलग से वीडियो मिलेगी, जो बाद में मिलेगी कभी, जिसमें 9th 10th 11th 12th
3 क्लासेज में हमारा IUPAC होता है। तो IUPAC वहाँ पे नाम अलग से सीखने को मिलेगा। अगर किसी बच्चे को पूरा IUPAC सीखना है तो उसके लिए अलग से वीडियो मिलेगी। बट अभी मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो आपको कहाँ पे काम आएगा, केवल 12th में काम आएगा। तो अभी एक लेक्चर और बनेगा IUPAC पे, वो भी आपको समझना होगा। उसमें बेंजीन के कंपाउंड हो गए और 1-2 बात अभी इनकी भी बाकी रह गई है, वो भी बताऊंगा। वैसे बस हम 12th लेवल का IUPAC कवर कर रहे हैं, बाकी अभी कुछ भी कवर नहीं करेंगे। क्या हम एक्स्ट्रा कवर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा है। बाईसाइक्लो कंपाउंड, स्पायरिन टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा कंपाउंड होते हैं। बट हम कौन से पढ़ेंगे अभी केवल हम क्लास 12th के लेवल में ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द क्लास।